हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कोरोजन के बारे में, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन। और आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म का मतलब है कि कोरोजन होता कैसे है बेसिकली। अब ये तो कह दिया आपने कि भाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो कांटेक्ट में आते हैं सरफेस ऑफ द मेटल, यानी मान लीजिए आयरन के, और फिर उसके बाद जो है वो कोरोजन हो जाता है। बट ये असल में है क्या? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें एनोड और कैथोड का काम आता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था या आपका डैनियल सेल था, उस तरह का एक कंसेप्ट है। इसके अंदर एनोड भी होगा, इसके अंदर कैथोड भी होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। तो रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से समझना है कि होता क्या है। मान लीजिए कि आपने एक आयरन का ब्लॉक लिया, मतलब ये आपने एक आयरन लिया और ये लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है, एक ईंट जैसा, मतलब ब्रिक टाइप, एक क्या है, ब्लॉक ऑफ आयरन है। आपको इसमें अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कोरोजन कैसे होगा। अब आपने ना तो इसके ऊपर कोई पेंटिंग कर रखी है, ना इसके ऊपर आपने पेंट लगाया, ना कोई ऑयल लगाया, ना कुछ और लगाया, मतलब ये बिल्कुल ओपन टू एयर है। ओपन टू एयर आपने एक ब्लॉक रख दिया आयरन का। यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसको, आयरन ब्लॉक। क्या चीज़? आयरन का ब्लॉक है। और ये आयरन का ब्लॉक जो है, इसके ऊपर क्या हुआ कि एक पानी की ड्रॉप आ गई कहीं से। कहाँ से आई? या तो भाई किसी ने सीधे डाल दी होगी पानी की ड्रॉप, या फिर एटमॉस्फेयर से पानी कलेक्ट हो गया। क्योंकि पानी जो है, एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारा पानी होता है जो लगातार हमारे चारों तरफ ह्यूमिडिटी की फॉर्म में रहता है। तो एटमॉस्फेयर से एक ड्रॉप आई और वो वाटर की ड्रॉप यहाँ पर आके ऐसे टिक गई। इट इज़ ए वाटर ड्रॉप। H2O की एक ड्रॉप है, H2O ड्रॉप है जो बाहर से आई है एटमॉस्फेयर से। अब ये जो H2O की ड्रॉप है, ये अपने अंदर एटमॉस्फेयर से दो चीज़ें और इकट्ठा करेगी। अपने अंदर एटमॉस्फेयर से दो चीज़ें और इकट्ठा करेगी। एक तो यहाँ पर आएगी ऑक्सीजन और एक आएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपके? ये एक आयरन का ब्लॉक था, इसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप आ गई H2O की, इसके ऊपर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आके इकट्ठी हो गई। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले, मैकेनिज़्म ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन या फिर रस्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम एग्जाम्पल तो आयरन का ही लेंगे, ठीक। तो मैकेनिज़्म ऑफ कोरोजन टॉपिक का नाम है। तो जब इस ड्रॉप के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आए तो उन्होंने क्या किया, बात समझने की यह है। ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आया है बच्चों, ये क्या करेगा? ये यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि लेट देयर इज़ ए ब्लॉक ऑफ आयरन। मान लीजिए क्या है, एक आयरन का ब्लॉक है, H2O ड्रॉप फॉर्म ऑन, क्या हुआ? H2O की ड्रॉप बन गई ऊपर किसके? ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ब्लॉक के सरफेस के ऊपर एक पानी की बूंद बन गई है, एक ड्रॉप बन गई है। O2 एंड CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर आर डिजॉल्व्ड ऑन इन ड्रॉप। इस ड्रॉप में कौन कौन आ गए? O2 और H2O और CO2 आ गए। अब ये जो O2 और CO2 हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब H2O और CO2 रिएक्ट करेगा
यानी ये O2 नहीं, ये H2O, ये H2O रिएक्ट करेगा इससे, यानी H2O का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो H2O एंड CO2 रिएक्ट एंड फॉर्म H2CO3। क्या बनाते हैं, H2CO3। तो ये जो हमारे पास है H2CO3, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन दिस सरफेस, यहाँ बन गया। ठीक है, अब ये जो H2CO3 इकट्ठा हुआ, तो H2CO3 का जो मॉलिक्यूल है अब आपके पास वो यहाँ पर है, और यहाँ पर आपके पास जो थी CO2 आई थी पहले, यहाँ छोटा सा CO2 लिख दो, यहाँ O2 आई थी। अभी O2 तो जूके तो है जैसे थी पहले से। क्या हुआ, H2 और CO2 ने रिएक्शन करा, अब एक और मॉलिक्यूल बन गया इसके अंदर H2CO3। मगर H2CO3 एक तरफ सिर्फ नहीं बनेगा, यानी H2CO3 भी टूटेगा। H2CO3 का मॉलिक्यूल टूटेगा और H2CO3 का मॉलिक्यूल बनाएगा 2H प्लस CO3 माइनस माइनस। मगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये वापस, यानी कि H2CO3 टूटता रहता है 2H प्लस और CO3 माइनस माइनस में, और वो वापस बनते रहते हैं, वापस जुड़ के बनते रहते हैं H2CO3। तो बच्चों ये ना था आपका अभी तक का ड्रॉप के अंदर रिएक्शन। अब शुरू होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो अब जब यहाँ पर हलचल मच गई ऊपर, और ऊपर एक जो है आपके पास हाइड्रोजन के आयंस भी हो गए, H प्लस आयंस भी हो गए, और आपके पास CO3 नेगेटिव के आयंस भी हो गए। तो यहाँ का जो आयरन है, लोहा है जो यहाँ का आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स की बात, दो एटम्स की बात कर लो, Fe। तो इनको अब थोड़ा सा बेचैनी होगी और ये क्या करेंगे, यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आयरन है बेसिकली ये अपने आप को ऑक्सीडाइज़ कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज़ कर देगा। तो हम कहते हैं कि आयरन बिकम एनोड, जो आयरन होता है वो बन जाता है क्या, आयरन मेटल जो है वो बन जाता है, आयरन मेटल लिखो आप, आयरन मेटल बिकम एनोड। आयरन मेटल जो है वो क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है। और क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे एक रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन क्या होगी, Fe इक्वल टू Fe2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। यानी कि जो Fe है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और वो ये बन जाएगा Fe प्लस प्लस। क्या बन जाएगा, Fe प्लस प्लस बन जाएगा, और Fe प्लस प्लस बन के ये ऊपर पहुंच जाएगा इसमें, यानी इट लीव द मेटल एंड बिकम Fe प्लस प्लस। ऐसे ही सेम टू सेम ये भी चला जाएगा ऊपर और ये भी Fe प्लस प्लस बन जाएगा। तो दो एटम की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं, Fe प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। इन द सेम वे एक और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब देखो यहाँ पे 2 एटम को मैंने लिया है एनोड पर। मैंने कहा कि वैसे तो मतलब लाखों एटम छोड़ेंगे अपने आप को, मगर मैं कह रहा हूँ कि 2 एटम छोड़ के चले गए और वो Fe से Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गए। तो ओवरऑल रिएक्शन जो बनी दैट इज़ 2Fe इक्वल टू 2Fe प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यानी अब आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों ये एनोड की रिएक्शन है, इसको ध्यान से समझ लो। एनोड की ओवरऑल रिएक्शन बेसिकली ये वाली है, ठीक है। और इस रिएक्शन अभी हम पहुँचे हैं एनोड तक, यानी Fe के Fe प्लस प्लस में कन्वर्ट होने तक। इससे पहले कि मैं रब करूँ एक बार और समझ लो, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन ऑफ रस्टिंग समझा रहा हूँ। इसमें एक ब्लॉक था आयरन का, उसमें H2O ड्रॉप आके बैठी और वहाँ पर O2 और CO2 आके इसमें डिज़ोल्व हो गई। इन्होंने आपस में रिएक्शन करा H2O ने और CO2 ने, तो बन गया H2CO3। H2CO3 जब टूटा तो वो 2H प्लस और CO3 माइनस माइनस में टूटा। तो हम कहते हैं कि जो आयरन मेटल है ये आयरन मेटल बन गया है एनोड। तो एनोड पर हुआ क्या, Fe2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने में टूट गया, और ऐसे ही दूसरा वाला Fe भी टूट गया। तो ओवरऑल जो हुआ है एनोड पे वो हुआ है 2Fe इक्वल टू 2Fe पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए, इक्वेशन नंबर 1। तो अभी मैकेनिज़्म आधा हुआ है, यानी एनोड वाला हुआ है, अभी कैथोड वाला भी होना है।
तो एनोड तो हो गया भैया आपका क्या, मेटल। ये एनोड की फॉर्म में काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो ड्रॉप है ये किसकी फॉर्म में काम करेगी, ये कैथोड की फॉर्म में काम करेगी। तो इसको रब करते हैं और फिर आगे चलते हैं कैथोड पर। अब देखो कैथोड में क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर की ड्रॉप है ये कैथोड बन गई थी, तो हम लिखेंगे एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा बच्चों ध्यान से समझो, एट कैथोड जो O2 है ना, O2 जो है वो क्या करेगा, और H+ के आयंस जो अभी आपके पास मौजूद हैं इस घोल के अंदर, क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान से समझो, O2 पहले से अवेलेबल है और H2CO3 जो है वो बना रहा है किसे, 2H+ को और CO3 माइनस को। तो अभी यहाँ पर ड्रॉप के अंदर H+ आयंस भी अवेलेबल हैं, कितने H+ आयंस भी अवेलेबल हैं। तो हम कहते हैं कि भाई H+ आयंस जो हैं हमारे वो अवेलेबल है, तो रिएक्शन होगी कि मान लो 4 H+ आयंस जो हैं सॉल्यूशन में से, वो इन 4 इलेक्ट्रॉन से जो यहाँ पर बने थे 2Fe निकलने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, उन 4 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता है और 4H+ प्लस 4Fe हो गया, और O2 यानी ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है और ये फाइनली बनाती है क्या चीज़, दिस फॉर्म 2H2O। क्या बनाते हैं ये, 2H2O, यानी कि कैथोड पर वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, कैथोड पर वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एनोड वाली रिएक्शन आपको याद है, एनोड पे क्या हुआ था, एनोड पे क्या हुआ था, एनोड पे 2Fe पॉजिटिव ने दिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, और मतलब 2Fe ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए थे और 4Fe डबल पॉजिटिव, 2Fe डबल पॉजिटिव बन गया था। ये पहले अभी करा चुके हैं, यानी कि ये एनोड वाली रिएक्शन है जो मेटल के अंदर हुई थी। कुछ नहीं भाई, सिंपल देखो, Fe का मेटल है और ये Fe++ में कन्वर्ट हो गए हैं 2, और इसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं। ये सिंपल सी रिएक्शन है। तो ये किसकी रिएक्शन है, कैथोड की ऊपर वाली। ये किसकी रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन है। अगर आप लिखना चाहो ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखोगे, देखो ओवरऑल रिएक्शन होगी 4H+ प्लस 4E प्लस O2 प्लस 2Fe इक्वल टू, यहाँ देखो 2Fe पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो लेफ्ट हैंड में 4 इलेक्ट्रॉन लिखे, यहाँ देखो 4H+ लिखा हुआ है, 4E लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड वाले एक तरफ लिख दिए, राइट हैंड वाले एक तरफ लिख दिए जोड़ के। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। इसके अंदर एक बात समझो, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो जब ये कट जाएंगे तो असल में इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, 4H+ प्लस O2 प्लस 2Fe इक्वल टू 2Fe डबल पॉजिटिव प्लस 2H2O, और यहाँ पे फाइनली आपके पास क्या आ गया है, ये रिएक्शन आ गई। तो यहाँ से अभी तक आपके पास जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो प्रोडक्ट है आपके पास 2Fe पॉजिटिव एंड 2H2O। अभी फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट है, बात ध्यान समझना, ठीक है। अभी यहाँ तक का आप उतार लो। ये अभी हमारा पहले वाले जो ब्लॉक था उसके अंदर मैकेनिज़्म समझाया था, दूसरे वाले में हमने समझाया आपको कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है। अब तीसरी यानी कि फाइनल इक्वेशन लिखनी है हमें कि अभी तक रस्ट नहीं बना, क्योंकि रस्ट होता है क्या बेसिकली, रस्ट होता है Fe2O3 डॉट XH2O। ये होता है क्या चीज़, दिस इज़ रस्ट। तो इसे अभी ये कभी नहीं बना, ना तो यहाँ बना, ना तो एनोड वाली रिएक्शन में बना, ना कैथोड वाली रिएक्शन में बना। अभी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है 2Fe++ एंड H2H2O। तो इसे रब करता हूँ मैं एंड आगे चलते हैं इसमें। तो अब आगे क्या होगा, जो 4F जो आपके पास Fe के 2 हैं, ऐसे ही मान लो और 2 एटम्स ने भी यही रिएक्शन करी होगी सेम टू सेम। तो मान लीजिए आपके पास 4 आयरन के Fe के पॉजिटिव के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एटम्स हैं।
आपके पास 4 आयन्स हैं 4Fe++, और ऑक्सीजन आपके पास अभी अवेलेबल है, देखो ये रही, यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास है +O2 प्लस। अभी आपके पास जो है 4 मॉलिक्यूल मान लो H2O के भी हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4H2O इक्वल टू, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, Fe2O3 बनाएंगे, Fe2O3 बनाएंगे प्लस Fe2O3 बनाने के साथ साथ यहाँ पर 8H+ क्या जो आयन्स हैं अभी भी वो रह गए, यानी कि आपके पास H+ के आयन्स रह गए जो यहाँ रहेंगे, वो लगातार रहेंगे, उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास फाइनली आ गया है क्या, Fe2O3 आ गया है। अब ये जो Fe2O3 है ये वाटर के कुछ मॉलिक्यूल यानी मान लो X मॉलिक्यूल है उनको अपने साथ चिपका लेता है। देखो ध्यान रखना कि ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, इसमें सिर्फ 2 अलग अलग मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, अटैच का मतलब तो चिपक रहे हैं। तो ये हो जाएगा Fe2O3.XH2O, यह है हमारा रस्ट। तो Fe2O3 इज़ दी .XH2O इज़ दी रस्ट, यही रस्ट है। आई बात समझ में आपके? तो इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, और ये प्रोसेस क्योंकि स्लो प्रोसेस है बट ये होती रहती है। तो ये जो Fe2O3 होता है बेसिकली ये पाउडर होता है, क्योंकि पानी के अंदर रहता है तो थोड़ा चिपक इसके अंदर रहती है, मगर आफ्टर सम टाइम ये असल में लोहे को, आयरन को या किसी मेटल को जो रस्टिंग या कोरोजन होता है वो असल में पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन करता रहता है उसका, और आफ्टर ऑल पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन होने के बाद ये इतना ख़राब कर देता है कि ये बेसिकली अपना लोड खुद भी संभाल नहीं पाता और ये टूट जाता है। क्योंकि आयरन के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा होती है वाटर की, दैट्स वाई एक बात और होती है, और वो यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बैक्टीरिया के लिए हेवन होता है, हेवन ऑफ बैक्टीरिया है जो रस्टेड आयरन है। और उसके ऊपर अगर किसी को चोट लग जाए जरा मरा सी भी, या ज़ख़म लग जाए और वो आपको रस्टेड आयरन से लग जाए, तो उसमें इतना ख़तरनाक वाला इन्फेक्शन होता है आपको सेप्टिक का, कि आपको बहुत जल्दी करके सेप्टिक का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, वरना आदमी की डेथ हो जाती है इसी प्रोसेस से। तो अगर आप जंग लगा हुआ लोहा देखें तो उसको घर से बाहर निकाल दें, इट इज़ ए हेवन ऑफ बैक्टीरिया। आपके घर में अगर जंग लगा हुआ लोहा रखा है कहीं पर भी, तो वो आपके लिए मतलब इट कैन कॉज डेथ एंड सेवरल डिसीज़ टू योर फैमिली मेम्बर्स। तो इसको बाहर निकाल दीजिए घर से। तो बच्चों ये था कोरोजन, और कोरोजन हमने समझ लिया। थैंक यू।